इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फार्मेसी एक्ट 1948 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं और इनका चांस है कि ये आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि एक आइडिया हमें मिल जाए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको एग्जाम में अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बाकी इनका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर दिया गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका जूरिस है इसको आपको देख के जो वीडियो है वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसको लिख के अच्छे से याद करिए, क्योंकि जूरिस में सारा चीज़ थ्योरेटिकल है, उसको याद करना और समझना दोनों ही बहुत कठिन चीज़ होता है। तो आप इसको लिख के जितना जितना ज़्यादा बार इसको लिखने का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको याद करने के लिए दोनों बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट पीसीआई। पीसीआई क्या है? इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें कितने सारे मेंबर्स हैं, कैसे ये बना हुआ है, एंड इट्स फंक्शन, और इसका फंक्शन काम क्या है। ठीक है, तो पहले आपका डिटेल अबाउट पीसीआई। पीसीआई क्या होती है? तो जो आप जानते हैं कि आपका फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट 1948, इसमें क्या है, आपका पूरा रूल्स रेगुलेशन है, पूरा एक गजट है। तो इस गजट को चलाने के लिए आपका बनता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 है वो आपके फोर्स में आया था 1948 में। फिर गवर्नमेंट ने, जो आपकी पार्लियामेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इसको 9 अगस्त 1949 में पास कर दिया गया, आपके पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। अब इसको चलाने के लिए सेक्शन 3 के तहत आप पीसीआई बनाया गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी एक्ट 1948 को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये फार्मेसी एजुकेशन को बढ़िया तरीके से चलाता है और रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। ठीक है, मतलब कि ये पूरे देश में जो फार्मेसी का एजुकेशन है उसको एक स्टैंडर्ड लेवल का बनाता है। उसके साथ साथ ये जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, उसको भी बेहतर करने की कोशिश करता है ताकि जो फार्मेसी का प्रोफेशन है वो अच्छे तरीके से चले। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फार्मेसी एक्ट 1948 सेक्शन 3 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया है, जो पूरे देश में एजुकेशन के लेवल को मेंटेन करे और उसके साथ साथ जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, उसको भी रेगुलेट करे। ठीक है, तो अभी छोटा सा लिख सकते हैं अबाउट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। फिर इनका हम देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन में देखिए पहला है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे आप एडमिशन लेने जाते हैं बी फॉर्म डी फॉर्म में, तो उसका मिनिमम एजुकेशन क्या रहना चाहिए। आप 12th पास किए, उसके बाद आप जाके बी फॉर्म डी फॉर्म करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक मिनिमम एजुकेशन। आपके पास मिनिमम एजुकेशन ये रहनी चाहिए, उसी के बाद वो एडमिशन होगा। तो ये जो रूल है इसको ये पीसीआई बनाती है। दूसरा आपका फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन, जो एजुकेशन का रूल रेगुलेशन है उसको पीसीआई बनाती है, जो आपका सेक्शन 10 के तहत। फिर आपका यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो एजुकेशन है उसको पूरे देश में एक यूनिफॉर्म, एक समान तरीके का वो बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो और कहीं पे एजुकेशन का लेवल डाउन हो, तो इस तरीके का नहीं, हर एक जगह यूनिफॉर्म समान तरीके का एजुकेशन हो। और ये आपका सेक्शन 10 के तहत काम करता है। फिर आपका इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट का मतलब इनकी जांच करता है। जो भी इन्होंने एजुकेशन रेगुलेशन में रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी फैसिलिटी बनाई है, जो भी कॉलेज है उसमें फैसिलिटी होती है, इतने सारे इसमें क्लासरूम रहेंगे, इतनी लैब रहेंगी, इतने यहाँ पे टीचर्स रहेंगे। ठीक है, तो वो जो रूल्स रेगुलेशन है वहाँ पे जाके वो चेक करते हैं उस इंस्टीट्यूट में। अगर सारा चीज़ सही रहता है तो वहाँ पे अप्रूवल दे देंगे, अगर नहीं रहेगा तो उसको डिसअप्रूव कर देंगे। तो जो इंस्पेक्ट करने का काम रहता है वो पीसीआई का ही रहता है, मतलब कि पीसीआई के जरिए ही कॉलेजेस को इंस्पेक्ट किया जाता है। तो ये जो आपका होता है वो सेक्शन 16 से होता है। फिर आपका अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन, जैसे कि वहाँ पे सारी फैसिलिटी सही रही तो वहाँ से पीसीआई से उसको अप्रूव किया दे दिया जाएगा कॉलेज को कि वो जो भी कोर्स के लिए वहाँ पे अप्रूवल लिए हैं, चाहे बी फार्मा के लिए चाहे डी फार्मा के लिए, तो वो अपना वहाँ पे वो रन कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे कोर्स वो चला सकते हैं। ये जो हो जाएगा आपका सेक्शन 12 से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका विथड्रॉ अप्रूवल। विथड्रॉ अप्रूवल का मतलब वहाँ पे फैसिलिटी नहीं सही है, कॉलेज नहीं से सही चल रहा है, नहीं मेंटेन है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस कॉलेज को डिसअप्रूव कर देंगे, उनसे जो भी उनको देना रहेगा अप्रूवल वो अप्रूवल नहीं देंगे।
तो वो हो जाएगा आपका सेक्शन 13। फिर है आपका टू अप्रूव क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड आउटसाइड। इसका मतलब हो जाएगा कि जो फॉरेन, जो जैसे कि विदेशी क्वालिफिकेशंस है, वो अगर चाहते हैं यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराना, जैसे कि बाहर से जो पढ़ के आए हैं वो चाहते हैं कि हम भी फार्मासिस्ट जहाँ जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है वो फार्मेसी एक्ट के तहत पीसीआई ही बनाता है। ये आपका हो जाएगा सेक्शन 14 के तहत। फिर लास्ट है आपका टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर। जो फार्मासिस्ट का नाम होता है, जिन जिन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, लाइसेंस है, तो उनका नाम सेंट्रल काउंसिल में इंटर किया जाता है। पहले तो वो जाएंगे अपना स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर स्टेट से सारा नाम उठ के सेंट्रल के पास जाता है। तो सेंट्रल एक रजिस्टर होता है, उसमें सारे फार्मासिस्ट का नाम इंटर होता है। तो ये काम भी कौन करता है? आपकी पीसीआई करती है, वो सेक्शन 15A के तहत करता है। तो देखिए इसमें जितने भी सेक्शंस लिखे गए हैं, इनको सेक्शन को आप याद कर लीजिएगा। दोनों चीज़ अगर आप याद करेंगे, जैसे आपने यहाँ पढ़ लिया मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेक्शन 10, तो दोनों चीज़ आपको याद हुआ। इन केस अगर शॉर्ट में आएगा तो आप वहाँ पे भी लिख दीजिएगा, नहीं तो वैसे आपको तो याद रहेगा, इसमें इसमें लिख लीजिएगा, लॉन्ग में आप लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कितने सारे इसमें मेंबर्स हैं। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन या मेंबर्स, इन सब के बारे में इसे लिख के पूछेगा। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कह लीजिए चाहे सेंट्रल काउंसिल कह लीजिए, दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें 3 तरीके के मेंबर रहते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिस। कौन कौन से? इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिस। और आपका एक अलग से कमेटी रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्जीक्यूटिव कमेटी, तो वो कमेटी रहता है। और 3 आपके मेंबर्स। तो देखिए इलेक्टेड मेंबर में पहला आपका 6 मेंबर, 6 मेंबर रहेंगे, जिनमें से एटलीस्ट 1 टीचर, एक टीचर के पास डिग्री रहना चाहिए। वो डिग्री जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव होनी चाहिए, और वो इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरे आपके 1 मेंबर रहेंगे, जो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ के एक मेंबर रहेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और आपके 1 मेंबर रहेंगे ईच स्टेट, मतलब कि हर एक स्टेट से एक एक लोग रहेंगे, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। फिर आपके आ जाएंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब जो दूसरी जगह काम कर रहे हो और यहाँ के भी मेंबर हो। तो इसमें देखिए हो जाएंगे पहले आपके डायरेक्टर जनरल जो हेल्थ सर्विस के हैं, वो यहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। दूसरे आपके हैं ड्रग कंट्रोलर इंडिया, वो भी यहाँ के मेंबर हो जाएंगे। फिर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो सीडीएल के डायरेक्टर हैं, वो भी यहाँ के मेंबर हो जाएंगे। और एक मेंबर होंगे आपके जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रिप्रेजेंट करते हो, और उसके साथ साथ एक मेंबर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ के एक मेंबर वो भी हो जाएंगे। इन सारे मेंबर्स का काम होता है एडवाइस का, जो भी नई चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें जिनके बारे में डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो ये सारे मेंबर्स एक साथ मिल के डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर आपका नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर में देखिए 6 मेंबर रहेंगे, जिसमें से 4 जिनके पास डिग्री डिप्लोमा रहनी चाहिए, वो आपके फार्मेसी का जो भी डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों में से एक भी एक रहना चाहिए। ठीक है। और ये नॉमिनेट होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आपके एक मेंबर होंगे जो ईच स्टेट से होंगे, मतलब कि हर एक स्टेट से, और वो नॉमिनेटेड किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। ये कहाँ से किए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये भी आपकी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए। ठीक। फिर नेक्स्ट आपका एक्सक्यूटिव कमेटी। एक्सक्यूटिव में कमेटी में क्या होता है कि जो आपकी सेंट्रल काउंसिल होती है, एक एक्सक्यूटिव कमेटी बनाती है, जिसमें आपके प्रेसिडेंट रहते हैं, जिनको हम चेयरमैन कहते हैं, और उनके साथ एक वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है। और उसके साथ 5 और मेंबर रहते हैं, मतलब कि एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथ 5 अदर मेंबर भी रहते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि ये ऑफिस होल्ड, मतलब कि जो ऑफिस का काम पूरा रहता है, ऑफिशियल का काम होता है, उसको ये पूरा करते हैं। या कुछ ऐसे भी काम होता है जो इस एक्ट द्वारा इनको दिया जाता है, मतलब कि जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 है, इसके द्वारा जो भी इनको रूल्स रेगुलेशन से जो भी पावर्स दिए रहे हैं, जो भी ड्यूटी दी रही, तो उसको ये करेंगे। ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट अ नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है,
ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका एक ऑफिशियल गजट नोटिफाई किया रहता है कि जो आपका स्टेट काउंसिल है किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, ठीक है, जो एक रजिस्ट्रेशन टीम की तरह समझ लीजिए कि वो रजिस्ट्रेशन टीम होती है। वो टीम जैसे ही आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फीस जमा करेंगे, तो ये टीम आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद सारा डाटा अगर आपका सही है, वैलिड है, तो वहाँ पे वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर कोई भी डाटा वैलिड नहीं है, कोई भी अगर उसमें गलती निकलती है, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो इस टीम में क्या होता है कि 3 पर्सन रहते हैं, ठीक है, जिसमें से एक जन आपके रजिस्ट्रार रहते हैं, जिनको हम सेक्रेटरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लिया है वो, और प्रिस्क्राइब फीस, फीस के साथ आप वहाँ पे जमा करेंगे। फिर जो आपकी टीम है वो एग्जामिन एवरी एप्लीकेशन, सारा एप्लीकेशन वो एग्जामिन करेगा अंडर सेक्शन 31 के तहत, और लगभग 60 दिन लगते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद वो सारा चीज़ डाटा आपका सही है, तो फिर वो आपका नाम पब्लिश कर देंगे, आपके जो भी नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में आपका नाम वहाँ पे डाल देंगे, और रजिस्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी आपका लाइसेंस है उसको वो वहाँ से जनरेट कर देंगे। तो ये हो गया आपका एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। फिर जो यहाँ पे देखिए फीस ली गई है, वो फीस आपकी फर्स्ट रजिस्टर के लिए वो क्रेडिट चली जाएगी स्टेट काउंसिल के पास, ठीक है। जो फीस वहाँ पे जमा किया वो फिर स्टेट काउंसिल के पास वो क्रेडिट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर, मतलब कि जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पहला इसमें 18 ईयर्स, उनकी एज जो है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए। दूसरा, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो आपने फॉर्म भरा है उसके साथ साथ फीस होनी चाहिए। और उनके पास एक चीज़ है जिसमें देखिए बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि पहला हो गया 18 ईयर्स का होनी चाहिए, दूसरा फीस होनी चाहिए उनके पास, और तीसरे में कई सारे कंडीशंस है उसको देख लीजिए। तो इसमें पहला है कि होल्ड अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, उनके पास डिग्री हो या डिप्लोमा, दोनों में से एक। और जो उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा लिया हो वो इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। वो चाहे आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हो, या केमिस्ट का हो, या ड्रगिस्ट का हो, ठीक है, ये तीनों चलेगा, और आपके इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। और भी इसमें एक चीज आएगा, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाई अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, मतलब कि कुछ ऐसी अथॉरिटी है जिसको आउटसाइड इंडिया, मतलब कि फॉरेन से कोई कोर्स करके आ रहा है, तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो उस रूल्स रेगुलेशन के अंदर जो आएगा उसी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, होल्ड अ डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री होनी चाहिए, इसमें फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एंड हैज बीन इंगेज्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग को कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, उसमें वो काम किए रहे हो, तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। और उसके साथ साथ इनके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए, लगभग 3 ईयर्स का, ठीक है। तो मेन चीज इसमें आ जाएगा आपका कंपाउंडिंग। फिर तीसरा है आपका हैज पास्ड एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज एडिक्वेट, ठीक है, या कोई जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी फॉर्म निकला हो रिकॉग्नाइज तरीके का, जिसको जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो सके, उसको आप क्लियर किए हो, या फिर आप रेगुलरली डिस्पेंसिंग ऑन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि आप रोजाना प्रिस्क्रिप्शन पे काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इसमें 4 चीज़ें हो गई, आपके पास डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है, एक इसने दिया है कंपाउंडिंग की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए जो फार्मेसी से कोरिलेट हो, लेकिन उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई फॉर्म निकला हो कंपाउंडर या डिस्पेंसर का, जिसको एग्जाम में आप पास हुए हो, या फिर आप रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन पे काम कर रहे हो, कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत हो, और जो आपने काम किया है वहाँ पे लगभग 5 साल तक आप काम कर चुके हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फिर नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द प्रोविजंस फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट एज नोटिफाइड इन फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब कि जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके तहत
एक फार्मासिस्ट का नाम कब रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पावरफुल जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी अथॉरिटी है, इसके ही डिसीजन पे किसी भी फार्मासिस्ट का नाम रिमूव किया जाएगा, बाकी किसी के पास इतनी पावर नहीं है। तो देखिए ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, यहाँ मतलब कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसपे नाम रिमूव कर दिया जाएगा। तो पहला इसमें एरर और मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि किसी भी फार्मासिस्ट का नाम गलती से वहाँ पे रजिस्टर में इंटर हो गया तो वहाँ से उनका नाम हटा दिया जाएगा। कन्विक्शन और इनफेमस कंडक्ट, कोई भी रूल्स रेगुलेशन है उसको तोड़ा गया हो किसी भी फार्मासिस्ट के द्वारा तो उस केस में भी नाम को रिमूव कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय मिसकंडक्ट, कोई भी एम्प्लॉय है जो मिसकंडक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें क्या आएगा आपका अंडर क्लॉज 3 द फार्मासिस्ट इंस्टिगेटेड, इसका मतलब हो जाएगा कि जो एम्प्लॉय वहाँ पे ऑफेंसेस, जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, और ऑफेंसेस का मतलब जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कोई दूसरा एम्प्लॉय तोड़ रहा है और उसी के साथ आप भी मिल गए हो तो वो आप भी उस मिसकंडक्ट में चले जाएंगे। फिर दूसरा आपका सिमिलर एम्प्लॉय कमिटेड अ सिमिलर ऑफेंसेस, ठीक है, किसी भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं एम्प्लॉय वो ऑफेंसेस कर रहे हो, ठीक है, जो विद इन 12 मंथ, लगभग 12 महीने पास्ट, प्रीवियस में वो 12 महीने से उस ऑफेंसेस को कर रहे हैं लेकिन वो जानकारी में नहीं आ रहा है और आप भी उसके साथ मिले हुए हो तो उस केस में भी मिसकंडक्ट हो सकता है। फिर क्या है, फार्मासिस्ट न्यू और शुड हैव नोन अबाउट एम्प्लॉय प्रीवियस और ऑनगोइंग ऑफेंसेस, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है फार्मासिस्ट है वो ऑफेंसेस कर रहा है और पास्ट में भी किया हो, पहले से भी कर रहा है और अभी भी लगातार कर रहा हो लेकिन वो आपकी जानकारी में हो, आपने उसको बताया किसी को ना, तो भी आप वहाँ पे मिसकंडक्ट हो सकते हैं। फिर ऑफेंसेस वाज अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड फार्मासिस्ट फेल्ड टू इंश्योर कॉम्प्लायंस, मतलब कि जो आपके ऊपर केस लगे हुए हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जरिए लगा हुआ हो, उसके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा हो और वहाँ पे फार्मासिस्ट अपना कंप्लायंस नहीं दे पा रहे, मतलब कि अपना प्रूफ वहाँ पे नहीं दे पा रहे हो तो उस केस में भी उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इन एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई भी फार्मासिस्ट है इनएलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पे उसका नाम नहीं आएगा। फिर आपका कंफर्मेशन बाय स्टेट काउंसिल, इसमें देखिए जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी रिमूवल ऑर्डर, जब तक कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का रिमूवल ऑर्डर नहीं आता है तब तक स्टेट काउंसिल उनका नाम वहाँ पे मतलब वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये लगभग 3 मंथ तक होता है, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद वो कुछ उनके ऊपर एक्शन ले सकता है जब तक कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का वहाँ पे ऑर्डर ना आए। फिर आपका सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, कोई भी फार्मासिस्ट है उनके ऊपर केस लगा, जैसे ही वो अपना वहाँ पे जो उनके पास सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर करेंगे तुरंत उनका नाम वहाँ से हट जाएगा। ठीक, फिर आपका पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट, जिन भी फार्मासिस्ट का नाम रिमूव होता है उनका नाम एक ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है जिससे कि एक पब्लिक रिकॉर्ड हो जाता है कि इनका नाम यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। बाकी के आपके मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन और नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द उनका वीडियो आपको दे दिया जाएगा ताकि आप जल्दी से रिवाइज करके उसको पढ़ सकें। इनकेस अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।